जिस तरह से वीडियो जा रहा है उस तरह से हमारे सारे विद्यार्थी लग रहा है, कोई कोई पढ़ रहे हैं 10 या 15 विद्यार्थी, बाकी लोग घर में लग रहा है सिर्फ वीडियो ही देख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ हो नहीं रहा। इसलिए घर में पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन 3 के बाद अगर खुलता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आगे बढ़ सकता है, ठीक ना। इसलिए पढ़ाई का मतलब हुआ हम जो बता रहे हैं उसको सुनो, किताब सामने में रख के, जैसे क्लास में रीडिंग होता है वैसे। और दूसरा, उसको फिर से एक बार रीडिंग करो, फिर एक बार फिर से वीडियो सुनो और फिर से एक बार रीडिंग सुनो, है ना। और खुद रीडिंग करो, उस पर जो बीच में क्वेश्चन रहता है उसको तुमको सॉल्यूशन करना है अपने आप से, है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन ढूंढेंगे, पहले एक लेसन कंप्लीट हो जाए। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास। संसाधन का मतलब क्या होता है? संसाधन का मतलब वह चीज जिससे हम किसी काम को करें, और विकास का मतलब जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप में संभव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब हमारे इस पर्यावरण में, यानी यह जिस पर्यावरण में हम लोग रहते हैं उसमें प्रत्येक वस्तु, जो चीज को हम यूज करते हैं, जिससे हम उपयोग में लाते हैं, अपनी आवश्यकताओं में लाते हैं। अर्थात जब हम लोग आदि मानव थे तो हम लोग पत्थर और लकड़ी और पत्तों का यूज करते थे, उस समय हमारे लिए वही संसाधन था। आज हम लोग डेवलप यानी विकसित या कहो कि विकास किए हुए मानव समाज में रह रहे हैं, तो जो चीज हम लोगों की आवश्यकता है, जिस चीज से हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संसाधन, ठीक है। जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब क्या हुआ? आज आप साइकिल से चलते हो, पहले बैलगाड़ी से चलते थे, उससे पहले पैदल चलते थे, और उसके बाद साइकिल के बाद आप जीप, मोटरसाइकिल और एरोप्लेन में जा रहे हैं। यही हुआ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत तरह का चीज है। जैसे पहले हम हाथ से लिख के किताब पर लिखते थे और बेचते थे, अभी क्या हो रहा है? प्रिंटिंग हो रहा है। अब धीरे धीरे कंप्यूटराइज हो रहा है। तो यही चीज है। पहले क्लासरूम में पढ़ते थे, अभी हम लोग कहाँ कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी के तहत ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी हुआ, ठीक है। तो वही हुआ प्रौद्योगिकी, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। यानी आपके पास जितना पैसा है उसके रूप से आपको क्लियर करे कि उतना पैसा में वो होता है, तो आपके लिए वो हो गया क्या? संसाधन। और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। सांस्कृतिक का मतलब हो गया कि आपका कल्चर उसको एक्सेप्ट करे। जैसे आप देखोगे फॉरेन कंट्री में बहुत सारे चीजों का उपयोग करते हैं वो लोग, है ना। उनकी ड्रेस, उनका खान पान, वो लोग खाना को बॉईल करके खाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? पूरा भूज भाज के बढ़िया से मसाला चटकार बनाएंगे, खट्टा मीठा तीता रहेगा तब खाएंगे, है ना। तो ये हमारा कल्चर है, ये उनका कल्चर है। तो उनकी संस्कृति के अनुसार वो उस तरह का संसाधन का उपयोग करते हैं, तो हम अपनी कल्चर के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार अपना संसाधन का उपयोग करते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारंपरिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। अर्थात हमारा जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण में हर चीज का रूपांतरण किया जा रहा है। जैसे आपको लकड़ी का पलंग बनाना है तो पलंग बनाए, हमको बेंच बनाना है तो हम बेंच बनाएंगे, उसको स्टिक बनाना है तो स्टिक बनाएगा। तो इस तरह का रूपांतरण होता है। यह सभी रूपांतरण कैसे होता है? तो प्रकृति के अनुसार, प्रौद्योगिकी उनके पास जैसा टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार, और संस्थाओं के जरूरत के अनुसार, अर्थात आपको जितना जरूरत है उसके अनुसार। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? अपनी संस्था को, अर्थात कह सकते हो अपने देश को या अपने समाज को विकास करने के लिए किसी भी चीज का हम विकास करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों का प्राकृतिक उपहार समझते हैं? मतलब हम लोग अगर देखें कि बहुत सारे लोग
है ना, लोगों की तरह संसाधन को क्या माना जाए कि प्रकृति के द्वारा हमको मिला हुआ चीज है, सही बात है, बट प्रकृति ने हमको उसको साधारण रूप करके दिया, लेकिन हमने उसको क्या किया, बहुत अच्छा रूप दे दिया। जैसे सिंपल सा बात लो, पेड़ पौधा से हमको लकड़ी मिला, लकड़ी से हम अपनी जरूरत के अनुसार उसको बल्ला बनाए, तो कोई दरवाजा बनाया, तो कोई उसके लिए बिस्तर यानी पलंग बनाया, तो कोई उसका जलावन बनाया, जिसको हम लोग कहते हैं जला के ईंधन के रूप में उसका उपयोग किया। तो इस तरह से अपनी जरूरत के अनुसार उसको बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग के कामों के द्वारा हमको जो है हमारे जो मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, मतलब मानव जो किया उसका एक परिणाम, ऐसा नहीं कर सकते। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। वे क्या करते हैं, पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों का संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। हाँ, मानव क्या करता है, उस संसाधन को हमको जैसा जरूरत है उस रूप में हम उसको परिवर्तित करते हैं, उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है, उत्पत्ति के आधार पर, जैसे जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर मतलब जिंदा भी रह सकता है और निर्मित हो सकता है, जैसे कि हमारा कोई पेड़ पौधा हो गया, या अजैव जैसे हम लोगों का कोयला हुआ या तुमको सोना हुआ, ये सारा चीज। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय योग्य मतलब हो गया जिसको फिर से बनाया जा सकता है, अनवीकरणीय का मतलब जिसको फिर से नहीं बनाया जा सकता। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई चीज अपने व्यक्तिगत के रूप में बनाए, कोई सामुदायिक मतलब किसी बहुत सारे लोगों के लिए बनाए, कोई राष्ट्र के लिए बनाए, तो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए। विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित को। विकास जिस तरह से देश को करना उसके आधार पर अगर देखा जाए तो जितना हो सके संभव रूप में उतना बनाए, विकसित करे, उसको भंडार करे और संचित करके रखे। अब संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। जैव संसाधन में क्या आता है भाई, ये कहाँ से मिलता है, तो जीव मंडल से, और इनमें जीवन व्याप्त हो। जीवन व्याप्त का मतलब क्या हो, जिंदा रहे। जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य, जीवन और पशुधन। जो हम लोगों के पास बहुत सारा घोड़ा, बैल, हाथी, शेर, हिरन, ये सब है, ये सब पशुधन हम लोगों के पास। तो इनसे भी हम लोगों के देश में हमारे लिए बहुत सारा चीज, जैसे गायों से हम लोग को बहुत सारा दूध मिलता है ना। तो इस तरह से अजैव संसाधन, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। वे सारे वस्तुएं जो किससे बने होते हैं, निर्जीव, जिसमें कोई जीवन न हो, उसको क्या कहते हैं, अजैव संसाधन। उदाहरण चट्टानों और धातुएं, उसको क्या कहते हैं, जैसे मान लो चट्टान है और धातु है। समाप्यता के आधार पर, समाप्यता का मतलब कब तक टिकेगा। नवीकरणीय योग्य संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। मतलब जो फिर से बनाया जा सके, अर्थात जैसे मान लो कोयला है, एक बार जला देंगे तो क्या कोयला बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे चीज हैं जिसको हम लोग फिर से बना सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग घर में प्लास्टिक यूज करते हैं, लोहा यूज करते हैं, उसको फिर से अगर हम लोग चाहें तो फिर से बनता है उसका प्लास्टिक, उसका लोहा, है ना। तो इस तरह से वह नवीकरणीय हो गया। ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है इसको। उदाहरणार्थ सौर तथा पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा को भी क्या कहा जाता है, नवीकरणीय। पवन ऊर्जा को भी, जल ऊर्जा को भी, वन एवं वन्य जीवन। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। इन सबको जो है क्या कहा गया है, हमेशा रहने वाला संसाधन। अनवीकरणीय योग्य संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे हम लोग पेट्रोलियम का उपयोग करते, किरासन का उपयोग करते, कोयला का उपयोग करते, ये सब ईंधन हमारा क्या है, एक दिन में नहीं बना, लाखों लाख वर्ष लग गए। इनमें से कुछ संसाधनों जैसे धातुएं पुनः चक्रीय, और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय। कुछ क्या है, पुनः चक्रीय, मतलब फिर से बनाकर फिर जलाएंगे, लास्ट में खत्म हो जाएगा। और एक है जैसे जीवाश्म ईंधन हमारा क्या, अचक्रीय, मतलब उसका चक्र नहीं, एक और डालेंगे, अगर मान लो मोटरसाइकिल में धुआं को जमा करेंगे तो क्या चलेगा, फिर दूसरा गाड़ी नहीं चलेगा। इसलिए सिर्फ एक बार यूज होने वाला।
और वह एक बार ही प्रयोग के साथ खत्म हो जाता है। जैसे कि राशन तेल डिबिया में लेकर जलाएंगे, दूसरा बार क्या उसका धुआं से जलेगा? नहीं जलेगा। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होता है। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है। बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है? सरकार उसको बांट कर दिया हुआ है कुछ जमीन, जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं। सरकार क्या कर चुकाते हैं? लगान यानी टैक्स। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं। गांव के बहुत सारे लोग क्या होते हैं? अपना मालिक होता है। किस चीज का? भूमि का। और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं? जिनके पास भूमि ही नहीं होता। शहरों में लोग भूखंड, घरों एवं अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। शहर में क्या होता है? बहुत सारे लोग अपने भूखंड मतलब अपना जमीन, अपना घर, अपना जायदाद, ये सब चीज का मालिक होता है। बाग, चारागाह, तालाब और कुआं का जल आदि संसाधनों को निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण है। मतलब कुछ लोगों का अपना बाग, बगीचा, चारागाह ये सब होता है, तालाब भी अपना होता है, कुआं भी अपना होता है। तो इसका मतलब उसका मालिक कौन हुआ? एक आदमी। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार किया जाए, है ना, कि आपके लिए आपका क्या क्या चीज है। अब देखो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, वे संसाधन जो सामुदायिक के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की सामिलात भूमि, जिसको हम लोग चारण भूमि या शमशान भूमि, तालाब इत्यादि कहते हैं, जिसमें सब लोग जाते हैं, है ना। और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। जैसे हम लोग का यहाँ बोकारो में सिटी पार्क है, वहां सिर्फ एक आदमी जाएगा? नहीं। कौन जाएगा? तो पूरे बोकारो वासी वहां जा सकते हैं, क्योंकि सबके लिए वो चीज है। जैसे अभी अमृत पार्क खुला, तो अमृत पार्क क्या एक आदमी के लिए खुला? नहीं, सभी समुदाय के लिए वो जाना है। ठीक है, तो ये सामुदायिक हो गया। अब है राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। हमारे इस देश में कहीं भी कोई खनिज तेल निकल गया किसी के घर के पास, या कोई कोयला निकल गया, सोना निकल गया, तो ये सारा संसाधन राष्ट्रीय है ना, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरणों को तो सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संपदा। मतलब हमारे देश की जो भी राष्ट्रीय सीमा है उसके अंदर जितनी चीज मिलती है, चाहे वो समुद्र के अंदर हो, चाहे हमारा जमीन के अंदर हो, चाहे पहाड़ पे हो, वो सारा हमारा राष्ट्रीय संपत्ति है। ठीक है। अब है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया सकता। जैसे मान लो कोई देश का अपना समुद्र तट है, उस समुद्र तट से 200 समुद्री मील की दूरी तक वह जा सकता है, वह उस देश का है। लेकिन उस 200 के बाद अगर जो भी खनिज या जो भी चीज मिलेगा वह तभी ले सकता है जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहमति बनेगा, तब वह उस चीज पर उपयोग कर सकता है। अब देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर। विकास के आधार पर, अभी हम लोग पढ़े संसाधन के आधार पर, अब पढ़ेंगे विकास के आधार पर। समभावी संसाधन, यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं। कहाँ मिलते हैं? किसी प्रदेश में, परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। मतलब उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो भारत का पश्चिमी भाग में बहुत सारा, जैसे कि तुम्हारा राजस्थान, गुजरात में खूब सारा सौर ऊर्जा भी मिलता है और पवन ऊर्जा भी मिलता है। तो यह हमारे संसाधन का बहुत बड़ा क्या है? संभावना। परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ। मतलब अगर सौर ऊर्जा है तो वहां सौर प्लेट लगे और उससे हमको ऊर्जा का इकट्ठा हो विद्युत, और दूसरा पवन ऊर्जा, जहां राजस्थान में ज्यादा मिलता है तो उस जगह पर पवन ऊर्जा का जो है पवन चक्की लगे, जिससे हमारा ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिल सके। लेकिन अभी उपयोग नहीं किया जाता। विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। मतलब जिस संसाधन का सर्वेक्षण पहले से ही हो चुका है और उनका उपयोग और उनकी गुणवत्ता पहले से निर्धारित हो चुकी है,
तो विकसित संसाधन कहलाते हैं। तो क्या कहते हैं? विकसित संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। क्या बोल रहा है? संसाधन जो है विकास प्रौद्योगिकी मतलब बताए टेक्नोलॉजी, और उनकी संभाव्यता मतलब हमारा कितना मात्रा में वो टेक्नोलॉजी हम लोग को मिलेगा, उस स्तर पर निर्भर करता है। भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव को आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। भंडार में शामिल है उदाहरण के लिए जल 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक ज्ञान नहीं है। बोल रहा है पर्यावरण में उपलब्ध जितने भी पदार्थ हम लोगों का हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी मतलब हमारे यहाँ जितनी टेक्नोलॉजी है उसके अभाव के कारण हम पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कहने का अर्थ है कि हमारा देश के अंदर जो टेक्नोलॉजी अभी आया है धीरे धीरे आ रहा है और विकास कर पा रहा है। तो जितनी टेक्नोलॉजी रहेगा, जैसे अभी मान लो कि हमारे यहाँ कोरोना वायरस आया तो उसमें उसका वैक्सीन अभी जो है धीरे धीरे हमारे यहाँ की जो टेक्नोलॉजी उसके आधार पर खोजा जा रहा है, उसको अगर ये जल्दी खोज लिया तो हमारे देश दूसरे देश को बेचेगा, उससे ज्यादा हमारे यहाँ फायदा होगा। इसी आधार पे हर देश चाह रहा है कि हम पहले वैक्सीन को खोजें, तो ये उस देश जो पहले खोजेगा उसका टेक्नोलॉजी फर्स्ट हुआ। वही चीज यहाँ पर उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की यौगिक है। जल किससे मिलकर बना? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। हाइड्रोजन जो है बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। जैसे हम लोग एलपीजी गैस उपयोग करते हैं उसी तरह से हाइड्रोजन गैस भी कर सकते हैं परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक ज्ञान नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जो जब हमारे लिए ईंधन का उपयोग होगा तो बहुत ज्यादा उसका जब जलता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में हमको ऊर्जा मिलता है जिससे बर्तन गल सकता है। तो इसलिए क्या किया जाएगा, उसको उस टेक्नोलॉजी के तहत उसका वैसा चूल्हा वैसा उसका टंकी रखना होगा जिससे कि हमारा वो चल सके। तो यही बात है। संचित कोष यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। संचित कोष का मतलब बोल रहा है कुछ ऐसे संसाधन है जो भंडार का हिस्सा हमारे यहाँ मिला तो है, टेक्नोलॉजी के ज्ञान की सहायता से उसको लाया जा रहा है ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके, लेकिन अभी आरंभ नहीं हुआ। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयोग किया जा सकता है। हम लोग जानते हैं जल विद्युत, तो जल विद्युत में क्या होता है, नदी का पानी उस जो है उसमें लगाया जाता है जहाँ बड़ा बड़ा डैम बना हुआ है और उस डैम से हमारा पानी उस पर बहता है, हमारा क्या बनता है, निकलता टरबाइन से, तो विद्युत ऊर्जा होता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयोग किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जो विद्युत ऊर्जा जो हमारा मिल रहा है वो जल विद्युत से नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जल विद्युत ज्यादा मात्रा में ज्यादा जगह पर नहीं लगाया गया है। इस प्रकार बांधों में जल वन आदि संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। मतलब इस तरह से हमारा जल वन और हवा सौर ऊर्जा ये सब में क्या कर सकते हैं, संचित कोष है, संचित ऊर्जा है जिसका उपयोग हम लोग बाद में कर सकते हैं जो हमारा देश विकास करेगा। ठीक है, अब देखो संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। संसाधन किसकी देन है? प्रकृति की। और परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुन उपयोग किया। मानव क्या किया, कोई भी संसाधन का जो मिल जाए उसका ज्यादा मात्रा में उपयोग करता है ना, और जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो जाती है। अगर मान लो हम लोग किसी भी प्रकार की, मान लो जैसे कोयला का पर ही खाना हम लोग बनाने लगे, लकड़ी पर ही खाना बनाने लगे, तो लकड़ी पर खाना बनाते बनाते क्या हुआ कि लकड़ी जंगल खत्म होने लगा। फिर हम लोग कोयला पर बनाने लगे तो कोयला भी खत्म होने लगा। उस तरह से अभी हम लोग एलपीजी गैस पे कर रहे हैं। तो अगर यह जो ऊर्जा है अगर अंधाधुंध खत्म होते रहेगा तो फिर वो मिलना मुश्किल हो जाएगा, या कहो कि उसका जो जहां वो जमा है संचित है वो धीरे धीरे कम पड़ जाएगा। इसलिए कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधन का ह्रास, कुछ व्यक्ति क्या करते हैं तो इसको लालच से खूब जमा करके रखते हैं और उससे क्या होता है वो कम हो जाता है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। मतलब संसाधन कुछ लोगों के हाथ में आ गया है और वह चाहते नहीं है कि सबको मिले। इसके लिए क्या होता है
कि वह जब अमीर के पास चला जाता है बट गरीब के पास नहीं जा पाता क्योंकि खरीद नहीं सकते हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि का न्यूनीकरण आदि। संसाधन का क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में शोषण हो रहा है, अर्थात जो भी हमारे पास संसाधन है, अगर मान लो खूब देखा कि यहाँ पे खूब कोयला है, खूब इस्पात है, तो इसका खूब बड़ा कारखाना लगा दिया, खूब कोई मान लो कि ईटा भट्टा लगाए हुए है तो ईटा भट्टा लगाकर खूब ज्यादा कोयला से प्रदूषण फैला रहा है। कोई मान लो कि कुछ दूसरा इसी तरह का जो है जो संसाधन के लिए उपयोग कर रहा है, तो उसमें उस प्रौद्योगिकी से जो उस टेक्नोलॉजी से जो उसको आगे बढ़ाने के बाद उसमें ऐसा भी होना चाहिए कि हमारा उससे हानि न हो, अर्थात प्रदूषण न हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे। लेकिन नहीं, उसमें अगर चिमनी लंबा करके बनाएगा तो हमारा क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा और हमारा देश बचा हुआ रहेगा। बट लेकिन ऐसा होता नहीं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी की भविष्य खतरे में पड़ जा सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों का उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। जैसे हम लोग खाना पीना खाते हैं, अगर ज्यादा खा लेंगे तो हम लोगों का पेट में दर्द होने लगेगा, है ना, खाने वक्त ये सोचे नहीं। ठीक उसी ढंग से हमारे इस जीवन में, इस समाज में, इस संसार में अगर किसी भी प्रकार का जो हमारे पास संसाधन दिया गया है उसको न्याय संगत अर्थात जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें, बाकी बर्बाद ना करें। जैसे मान लो कि हमारे घरों में बिजली, पंखा, टीवी, बल्ब आदि रहता है, जब जरूरत हुआ है उसका यूज किए, बाकी उसको ऑफ करके रखेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा हमारा संचित रहेगा। यही बात बोला जा रहा है, ठीक है। अगर उसका हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे खर्च हो जाएगा और खपत हो जाएगा। आप बोलोगे मेरे पास पैसा है, हमारा बिल उठा, हम जमा कर देंगे, लेकिन आपका पैसा है तो आप उसको जमा करके रखिए। आप पूरे विश्व स्तर पर जो हमारे राष्ट्र स्तर पर जो ऊर्जा संचित है उसको खर्च क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इसको बचाए रखने से क्या होगा, हमारा देश विकास का आगे बढ़ेगा। अब संसाधन नियोजन, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे कुछ जगह पे पेट्रोलियम मिलता है तो कुछ जगह पे कोयला मिल रहा है, तो कुछ जगह पे इस्पात लोहा इस्पात मिल रहा है, तो कुछ जगह पे हमारा जो है अब्रक मिल रहा है, तो कुछ जगह पे चूना मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जहां लोहा इस्पात मिला वहीं पे लोहा मिला, वहीं पे कोयला भंडार भी मिल गया। इससे क्या होता है, वो जगह पूरा लग रहा है क्या कि बहुत प्रचुर मात्रा में वहां मिल रहा है, तो दोनों आने जाने में काम आराम से हो जाएगा और वहीं पे कारखाना खोल के उसको बनाया जा सकता है। तो इस तरह से देखा जाता है कहीं पे सब आत्मनिर्भर खुद जगह है और कुछ जगह पर लगता है कि वो आत्मनिर्भर नहीं है। प्रदेश है जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी भी है, कुछ जगह पे आत्मनिर्भर है तो कुछ जगह पे बहुत कमी है। उदाहरण झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत है लेकिन जल संसाधन की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। कहने का मतलब जहाँ जो चीज मिल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उस संसाधन को सही ढंग से सभी जगह भेजना। ये नहीं कि हमारे यहाँ लोहा मिल रहा है तो हम लद्दाख में नहीं भेजेंगे, अरुणाचल में नहीं भेजेंगे, ऐसा नहीं। वो सभी जगह जाएगा और सब जगह जाएगा क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर है। ये नहीं कि हमारा बोकारो इस्पात कारखाना में जो मिल बन रहा है लोहा वो दूसरे जगह नहीं जाएगा, वो दूसरे जगह भी जाएगा, दूसरे देश भी जाएगा। कोई भी देश जिसको जरूरत है, हमारे यहाँ से आवश्यकता से ज्यादा है तो हम उसको बेचेंगे। जैसे हम अगर मान लो घर खेत खलियान मेरा है और वहां पे धान, चावल, गेहूं उपज हुआ,
अगर हमारा जितना खपत है साल भर, हम अगर उससे ज्यादा रख के क्या फायदा होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, बेचेंगे, उस पैसा से दूसरे चीज, जितनी हम दूसरे चीज की आवश्यकता होगी तो हम उससे लेंगे। ठीक है, इस तरह का इसका उपयोग होता है। भारत में संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। पहला, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। सबसे पहला तो हमको ये देखना होगा कि देश में कहाँ पे किस प्रकार का जो हमारा संसाधन है जो मिल रहा है, उसको तालिका सूची बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों को गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना एवं मापन करना। मतलब सबसे पहला एक तो गुणवत्ता देखना हो कि वहां पे ये चीज मिल रहा है, वहां पे ये चीज मिल रहा है, तो उसके अनुसार खोजा जाएगा कि अगर यहाँ पे ये चीज देखा जाए तो ये भी हो सकता है, तो ये सब सारा चीज खोजा जाएगा। दूसरा, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। दूसरा क्या बोल रहा है, संसाधन विकास करके योजना लागू करना, है ना, कि आखिर वहां मिला है तो वहां जाके कुशल ढंग से उसको निकालना। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। दूसरा बोल रहा है संसाधन विकास योजना के और राष्ट्रीय, जहां पे संसाधन निकल रहा है वहां, और दूसरा जो राष्ट्रीय स्तर पर योजना बना विकास आधार पे, उस पे दोनों में समन्वय करना, तुलना करना कि यहाँ कैसा है, दोनों एक जैसा है कि अलग अलग है। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किया गया। मतलब शुरू से पंचवर्षीय योजना चलता था, तो पंचवर्षीय योजना के तहत बहुत सारा काम हुआ, बहुत सारा चीज को फायदा हुआ, हमारे देश में बहुत सारा चीज आया। यहीं तक पढ़ेंगे हम लोग, आगे बाद में। देखो इधर बीच में बहुत सारा चीज है जो डब्बे में कर दिया है, जब आप पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद इसको भी पढ़ना है, इसमें बहुत सारा बात ऐसा लिखा हुआ है ना, उसको आपको पढ़ना है। दूसरी बात, इसके बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर है, बाद में लास्ट में पेज नंबर 13 में देखोगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर है, आप देखोगे तो इसको बना सकते हो, जितना दूर पढ़े हो उसमें से 1-2 क्वेश्चन बनेगा, 3 क्वेश्चन बनेगा, एक ही क्वेश्चन बनेगा तो उसको बनाना है। ओके।